पूरे भारतवर्ष में हम पहाड़ियों की शान है ये टोपी। हर पहाड़ी के सर का ताज है ये टोपी। देव आस्था की पहचान है ये टोपी। अच्छा, तुम लोगों को पता है पूरे भारतवर्ष में हमारी टोपी और शॉल हम पहाड़ियों की पहचान है। हाँ भाई पता है, अभी तो बताया मैंने। हाँ भाई, मेरे भी बहुत से दोस्त है दिल्ली हरियाणा साइड के, वो भी पहनते हैं पहाड़ी टोपी। पर क्या तुम्हें ये बात पता है हमारी इस टोपी और शॉल को पूरे भारतवर्ष में फैलाने का श्रेय किसे जाता है? नहीं पता भाई जी। नहीं पता? आपको पता है? पता नहीं था पर अब पता चल गया है। खैर, यही सब जानने के लिए तो हम ये एपिसोड बना रहे हैं। तो चलिए इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये जो टोपी है और जो हमारी कुल्वी या हिमाचली शॉल है उसको पूरे भारत हमारे इस नए शो के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे भुट्टिको वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और इस सोसाइटी की आत्मा कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री ठाकुर बेदराम जी के बारे में। ये है श्री वेदराम ठाकुर जी के सुपुत्र श्री ठाकुर सत्य प्रकाश जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व बागवानी मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में भुट्टिको वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरपर्सन हैं। तो फिर भुट्टिको की शुरुआत कैसे हुई? भुट्टिको की शुरुआत, ये सब जानने के लिए हमें आज़ादी से पहले जाना पड़ेगा। तो टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास, पीछे पॉइंट कैसे जाए? पॉइंट, टाइम मशीन तो है नहीं, लेकिन मैं भी समझदार हूँ। तो ये जानने के लिए मैंने बात की भुट्टिको के चेयरपर्सन श्री सत्य प्रकाश ठाकुर जी से। अच्छा। अब वही हमें बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये 18 दिसंबर 1944 को इसका पंजीकरण हुआ है। पंजाब सहकारिता का जो कानून थे उसके अंतर्गत, पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर 1912 के अंतर्गत। और ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पंजाब एट लाहौर द्वारा इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। तब तक भारत डिवाइड नहीं ना हुआ था, तब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये 1944 से लेकर के 1956 तक आइडिया तो बहुत अच्छा था इसका कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि यहाँ अपने गुजारे का तो सब कुछ था। लोगों की एक कंपोजिट खेती होती थी, उस खेती में उनका अपने घर के अंदर खेत भी होते थे, वहाँ अपने फूल भी बीजे हुए, मधुमक्खी का पालन भी हो रहा है, फिर फसलें भी कई किस्म की थी उनको बीजते थे। और प्रांगण का काम वो मधुमक्खियाँ करती थी और शहद भी खाने के काम आता थे। गाय बैल रखते थे, वो जोतने के काम भी आते थे, दूध भी देते थे और उसके साथ साथ वो गोबर भी उसमें आता था। भेड़ बकरियां रखते थे जिससे कि भेड़ के ऊन मिलती थी और उसके साथ जाते जो क्या नाम बकरियां है, बकरे या दूसरे उससे जो है खाने को सर्दियों में मीट मिलता था। तो इस तरह से जो है एक हमारा जो जीवन था 12 महीने हमारा जो पहाड़ी जीवन है वो चलता था, किसी से लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और कभी अकाल भी पड़ जाए तो हमारे यहाँ का जो कोदा और ऐसे 3-4 अनाज थे जो कि 300-300 साल तक चलते थे। तो इसलिए हमारे जो स्थानीय लोग थे बुनने का काम खुद करते थे और इसमें किसी भी जाति का आदमी बुनने का काम करता था। हर घर में एक रच होता था, वो क्या ज़मीन में वो खोद करके उसके ऊपर वो रच लगाया जाता था और उससे जो है बुनने का काम करते थे। तो ताना बाना भी सब, ताना जो है वो भी हाथ से लगता था ज़मीन के ऊपर। तो उससे क्या था कि जो ऊन है उसको सर्दियों में काटते थे, जो भेड़ की ऊन होती थी उसको काट करके उसके फिर पट्टी बनाते थे और उसके बाद उसके कंबल बनते थे और जो ड्रेस है हमारी वो बनती थी। बाकी पुराने टाइम पे जो हमारे यहाँ कपड़े बनते थे उसकी सिलाई भी हाथ से होती थी। हमारे चोला टोपा है ये सब उसी से बनता था। और ये जो था हमारा अपना ऐसा एक चक्कर चला हुआ था।
पर जैसे मान लो कोई चीज़ खरीद के करनी हो, एजुकेशन का खर्चा, उसके लिए पैसा चाहिए। तो उन दिनों पैसा नहीं होता था, तो हमारे यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे, जो पढ़े लिखे थे, उनका एक आइडिया था कि हम कुछ ऐसा करेंगे, अपने अंदर तो हम संतुष्ट हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, अपने लिए अनाज भी पैदा कर रहे हैं, अपने लिए काम खेती बाड़ी का भी 12 महीने सर्दियों में कातने बूनने का काम करते हैं, और वो साइकिल चला हुआ है। जी। ताकि हम और आगे बढ़ें, उसके लिए क्या करें, उसके लिए ये उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है उसके अंतर्गत सोसाइटी बना करके कुछ लोग मिल करके, क्योंकि पूंजी नहीं होती थी उन दिनों में, जी। पूंजी भी सबकी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेंगे, तो उस टाइम पे जो मेंबर्स हैं उनका शेयर 1 रुपये रखा। उन दिनों का 1 रुपये बहुत महंगा होता था। जी। आज तो 1 रुपये की कीमत नहीं, पर उन दिनों में तो 1 रुपये बहुत महंगा होता। आजकल के 500 रुपये के लगभग बराबर होगा 1 रुपये। अच्छा। उसके बाद वो 12 रुपये शेयर हुआ, 12 मेंबर बने, और उसके बाद उस वक्त जो इसकी जो कार्यशील पूंजी थी, वर्किंग कैपिटल था बिजनेस चलाने के लिए, वो भी 23 रुपये 75 पैसे उस वक्त इकट्ठा हुआ। तो आप समझिए इतने इससे काम शुरू करने की कोशिश की, पर किसी वजह से ये काम नहीं चल पाया, 56 तक ये बंद रहा। तो स्वर्गीय श्री ठाकुर बेदराम जी का बैकग्राउंड कैसा था? बैकग्राउंड जी। जब मैं सत्यप्रकाश जी से इस बारे में बात करने वाला था, जब मैं ये सवाल पूछने ही वाला था, तो उससे पहले मुझे लग रहा था कि यार वो ना काफ़ी पैसे वाले रहे होंगे, ठीक ठाक पैसा होगा, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है ना। तो लेकिन जब सत्यप्रकाश जी ने उनके बैकग्राउंड के बारे में बताया, उनके बचपन के बारे में बताया, तो मैं ज़रा शॉक हो गया। ज़रा नहीं, बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। ऐसा क्यों? तुम भी शॉक हो जाओगे बात सुन के। मेरे जो पिताजी का परिवार है वो एक गुफा में रहता था, अपना मकान भी नहीं था। तो हाँ, गुफा में द्वार के नीचे, मकान भी नहीं था। मकान भाइयों के हिस्से में आया, क्योंकि उन दिनों भेड़े सांझी थे, तो मेरे दादाजी वहाँ भेड़ चराने का काम करते थे, पुआल थे वो, पुआल बोलते हैं वो। जी जी। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी हो गई, साथ में वो भेड़ भी पालते, इसलिए उन्होंने अपने हिस्से में वो उन्होंने कहा मुझे भेड़े दो, आप मकान अपने आप को रखो। तो फिर जो है मेरे पिताजी उसी द्वार से उन्होंने पढ़ने का शौक़ मेरे दादाजी को था कि इसको पढ़ाओ। तो उनको आप समझिए हमारी पूड़े होती थी 4 उंगली के बराबर, हाँ, अभी भी वो पूड़े लगा करके, और उन दिनों में पिताजी बताते थे कि वो पजामा में नहीं होता था, एक बड़ा मतलब कि ऊन का बड़ा चोड़ू होता था, उसी को ले जाते थे। उनके पास कोई स्लेट भी नहीं था अपना, कोई का खा गा गा घर लिखने के लिए, और चौथी तक वो ऐसे गुजारा करते रहे, किसी का स्लेट टूटा हुआ कुछ हो उससे गुजारा करते थे। ठाकुर वेदराम जी पढ़ाई में कैसे रहे होंगे? पढ़ने में वो अच्छे थे। चौथे में उनको मेरिट स्कॉलरशिप मिला, तो उससे जो है 2 रुपये के उन्होंने अपने कपड़े कुपड़े लिए, 2 रुपये उन्होंने अपने पिताजी के पास दिए। मास्टर उनको गणित का मशीन कहते थे। बहुत फास्ट। मास्टर जो था अलजबरा के जो है वो लिखता था बोर्ड के ऊपर, और ठाकुर बेदराम उससे पहले ही उनके ख़त्म करने से उसको हल करके दे देते थे। तो इतने शार्प माइंड थे वो। तो उन्होंने हैंडलूम का काम कहाँ से सीखा? हैंडलूम का काम कहाँ सीखा? कुल्लू में ये जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल था, वहाँ बुनने का काम सिखाते थे। उस टाइम पे था? हाँ, तो ये 1926 में खुला था कुल्लू में। तो ठाकुर बेदराम ने वहाँ एडमिशन ली, और वहाँ बुनने में वो फर्स्ट आते थे। दशहरा में भी कंपटीशन होता था, उसमें वो फर्स्ट आते थे, उनके सर्टिफिकेट हमारे पास पड़े हुए। तो वो एक इनोवेटिव आइडिया था। जब उनके हेडमास्टर ने एक बार पूछा सब बच्चों से कि तुम बुनने का काम क्यों सीख रहे? किसी ने कहा जी हमें शौक़ है, हमारे घर में तो बड़ा काम ऐसा कुछ नहीं, घर की खेती बाड़ी है। किसी ने कहा जी हम तो इससे पैसा कमाना चाहते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पर जब ठाकुर बेदराम जी को पूछा, उन्होंने कहा मैं अपने कुल्लू के 100 आदमियों को रोज़गार देना चाहता हूँ, ये मेरा मिशन है। तो जब वहाँ सीखने के बाद उन्होंने बुट्ठी को सोसाइटी को चलाया? नहीं। तो फिर तब एक होते थे वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसके पीडब्ल्यूडी और बिजली के यहाँ धर्मशाला हमारा हेडक्वार्टर था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। तो पूरा कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ये हमारा सारा हमीरपुर वगैरह सब उनके अंडर था। तो वो उनके पिताजी अच्छे इंडस्ट्रीज थे। तो उनके वहाँ पावर लूम का खड़ियों का काम था। जब उन्होंने यहाँ आया, उन्होंने देखा कि मैं काम तो कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा काम तो होता नहीं था उन दिनों में, कुछ सड़कें में जानी थी, बिजली को खास काम नहीं था। उनको जो है उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं यहाँ मतलब कि यहाँ की जो पट्टी है, ये कंबल है, ये नज़दीक के इलाकों में अच्छी मांग है, यहाँ खड़ियाँ लगाई जाए। अच्छा, ओके। तो वो उनके दिमाग में ये आया कि मैं यहाँ खड़ियाँ लगाऊँ। देखो ये हालात ऐसे बनते हैं।
और वो कुल्लू में इंडस्ट्रियल स्कूल के हेडमास्टर लोतराम जी थे, स्वर्गीय श्री लोतराम जी, उनके पास गए कि मुझे ये बताइए, आप मुझे खड्डियों का काम शुरू करना पट्टी वगैरह के लिए कैसा लगेगा। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा, ठीक चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ कौन मुझे ऐसा बीबिंग मास्टर मिल सकता है कि जो उस काम को चलाए। तो हेडमास्टर लोतराम जी ने कहा यहाँ से ठाकुर बेदराम गया है, वो बुनने में नंबर 1 पे आते सब जगह और बहुत शार्प है और उनका दिमाग बहुत तेज़ है और वो इस काम को कर सकता है। वो एक मिशन उनके दिमाग में, मैंने लोगों को रोज़गार देना है, तो आपके काम को मान लेंगे। तो वो उनके पास आए, फिर मेरे पिताजी से पूछा कि आप ये काम करो। उन्होंने कहा मैं करूँगा काम। उनकी तनख्वाह उन दिनों में 25 रुपये फिक्स हुई। अच्छा। फिर यहाँ खड्डियाँ लगी, कोई 200-250 खड्डियाँ लगी। अखाड़ा बाज़ार में जहाँ भुट्टिकों की शॉप है, ये पूरी बिल्डिंग उनके पास थी, जो लुधियाने के इंडस्ट्रीज थे। और ठाकुर बेदराम ने वहाँ एज ए बीबिंग मास्टर काम शुरू किया। तो वहाँ खड्डियाँ चली, वो अच्छी चली, पर उसके बाद उनकी कहीं ट्रांसफ़र हो गई और जगह को, फिर वहाँ से इसको कंट्रोल करना मुश्किल था। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं इस खड्डियों को बेचना चाहता हूँ। अच्छा। तो उनको कोई ऐसा ख़रीदार तो नहीं मिला। ठाकुर बेदराम जी को उन्होंने कहा, बेदराम तुम इसको लो, इसके जो है 25,000 रुपये मैं तुम्हें देता हूँ, मैं फैक्ट्री पर इसके कुछ पैसे मुझे दे दो आप, और कुछ बाद में दे देना, आपने किस्तों में दे दो। जब उन्होंने खुद काम चलाया खड्डी का, तो तब तक जो यहाँ पंजाब के ऑफिसर्स होते थे, उन्होंने कोई शाल, यहाँ एक शेरू राम जी थे कुल्लू में बुनकर, जो कि रामपुर से बुशहर से हैं, हमारे बुशहर के असली बुनकर हमारे यहाँ वही होते थे पुराने, जो मतलब कि बुनने का काम करते थे। हम लोग तो अपने लिए करते थे ना, तो वो प्रोफेशनल थे और उनके पास बारीक डिज़ाइन होते थे। तो जो पंजाबी ऑफिसर आए यहाँ, उन्होंने एक शाल जो है, उन्होंने कहा इसकी जो कश्मीरी शाल बहुत मशहूर है, इसी डिज़ाइन की जो शॉल बनाते हैं, जो शॉल है वो उन्होंने जो है कहा इनको, फिर शेरू राम जी को उन्होंने बना के दी, उनको पसंद आई। अच्छा। अब फिर उसके बाद उनको और चाहिए, तो शेरू राम जी एकदम से इतनी शालें नहीं दे सकते थे। फिर उनका कुछ बिजनेस करने का आया हुआ, फिर ठाकुर बेदराम जी के पास आए। तो ठाकुर बेदराम जी को ऑर्डर तो दिया, उन्होंने इनकार भी नहीं किया, उनको नए नए काम करने का शौक़ था। फिर उनके पास बुशहर के वो जो कारीगर उनके पास गए, तो उन्होंने उनको सिखाने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि उनके कुल्लू शहर में लगी थी कुछ खड्डियाँ वहाँ लगी थी। कहा मैं ऐसे घूमता रहता था, मैं देखता था इनके पाँव ऐसे हिलते हैं, धागे ऐसे हिला रहे हैं। अब क्योंकि बीबिंग का तो उन्होंने कोर्स किया हुआ था, ट्विल बीबिंग, बाकी भी जितनी किस्म की बीबिंग होती है, और वो फर्स्ट आते थे अपने क्लास में। तो उन्होंने उसकी नकल करके उसको सिंप्लीफाई करके डिज़ाइन बनाए। तो फिर ठाकुर बेदराम जी ने वो बनाई और वो सस्ती पड़ी, तो उसको बड़ी पसंद आई। कि उन्होंने कहा ये तो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और दूसरी वो तो शाल भी महंगी है, आपकी सस्ती है। इस तरीके से जहाँ ठाकुर बेदराम पट्टी कंबल लेकर के बेचने रामपुर लबी में जाते थे, या मंडी शिवरात्रि में जाते थे, या कहीं और जगह जाते थे, फिर उन्होंने जब शाल बनाई तो उसकी यहाँ कुछ मांग हो गई, शाल की काफ़ी मांग हुई। तो ठाकुर बेदराम ने अपनी कुल्लू शाल इंडस्ट्रीज़ के प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी निकाली थी, और पूरी लग वैली में जो बुनने का काम बहुत पॉपुलर हो गया। तो भुट्टिको में उनकी एंट्री कैसे हुई? भुट्टिको में एंट्री अभी पता चल जाएगा। उन्हीं दिनों में सरदार गुरचरण सिंह कोऑपरेटिव के थे, वो उनके सरदार कैरों जो उनके मुख्यमंत्री थे, उनका था कि कुल्लू में भी रोज़गार पैदा होना चाहिए। तो उनमें यहाँ था कि हैंडलूम का काम यहाँ हो सकता है, लोग अच्छा है, इसका काम यहाँ चलाओ। और उन दिनों में सहकारिता के ऊपर बड़ा जोर था, गवर्नमेंट की एड भी थी, लोन भी था। तो वो आए ठाकुर बेदराम के पास कि ठाकुर बेदराम जी, आपकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी, आपने इतने सैकड़ों आदमी को रोज़गार दिया और इतने आपने कारीगर पैदा किया, और वो अपने उद्योग चला रहे हैं। आज जब ये काम फेल भी हो गया, वो कोई उनके पास इतना पैसा, वो और काम कर सकते हैं, पर आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप इसको काम कर रहे हैं और खुद ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन करके मजदूर की तरह काम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आप में एक मिशन है कि मैं अपने लोगों को रोज़गार देना, जैसे उन्होंने स्कूल में कहा था कि मैं 100 आदमी को रोज़गार देना चाहता हूँ, तो वो कोई 56 तक कम से कम भी सैकड़ों आदमियों को रोज़गार दे दिया था उन्होंने। तब आए सरदार गुरचरण सिंह जी, उन्होंने कहा कि आप ऐसे अकेले कैसे लड़ाई लड़ पाओगे, भारत सरकार, प्रदेश सरकार भी ये काम कर रही है, आप उनकी मदद से आगे बढ़िए, आप कोऑपरेटिव बनाइए। तो ठाकुर बेदराम उससे संतुष्ट हुए, उन्होंने कहा ठीक है। फिर नई सोसाइटी बनाने में थोड़ा टाइम लगना था। फिर उन दिनों में मेरे सगे मामा जी ठाकुर रामचंद्र जी, वो कोऑपरेटिव में इंस्पेक्टर भी रहे, और ये जो भूटी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी 1944 में बनी थी,
उसको बढ़ाने में उनका भी बड़ा सहयोग था। ओके। उन्होंने कहा ठाकुर बेदराम नई सोसाइटी को बढ़ानी, ये सोसाइटी हमारे पास लग वैली की पुरानी पड़ी है बूटी, इसी को आप रिवाइव करो, इसी से काम चलाओ। ओके। तो फिर ठाकुर बेदराम जी ने उस सोसाइटी से काम शुरू किया। अब बढ़ाई में इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ जो प्रदेश सरकार और भारत सरकार की स्कीमें थी उसके मुताबिक कोई बड़े बड़े शेड बनाए जाएँ बुनने के लिए, या वहाँ मतलब कि रहने के लिए क्वार्टर बने, कुछ बने। तो वो जो स्कीमें उन्होंने देखी वहाँ से जा कर के फिर वो जगह ढूंढने लगे। फिर यहाँ जगह खाली मिली है। इधर आए। हाँ, ओके। तब उन्होंने यहाँ 32 बीघे ज़मीन ली। ये कोई लीज नहीं है, 32 बीघे ज़र खरीद है भुट्टी सोसाइटी की। इसमें लेकर के फिर मेंबर्स बनाए, उनके साथ उनके साथी थे ठाकुर टेक चंद जी, वो इसके सेक्रेटरी बने और ठाकुर बेदराम जी इसके अध्यक्ष बने 56 में। उसके बाद जो आप ये कह सकते हैं कि इस सोसाइटी ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। जी। और इसी करके ठाकुर बेदराम जी को भुट्टी सोसाइटी अपनी आत्मा मानते हैं। उनको जो खिताब दिया वो दिया है सोल ऑफ भुट्टी को। जो इसके जो आप कह सकते हैं डी फैक्टो या वास्तव में इसके जो सोसाइटी को आगे चलाने वाले थे वो ठाकुर बेदराम जी थे। तो इस सोसाइटी की जो व्यवहारिक हिस्ट्री है वो 56 से शुरू होती है। ओके। हाँ, तो इस करके इस सोसाइटी ने फिर बड़ी तरक्की की। पंजाब में भी ठाकुर बेदराम जी के टाइम पे ही बुनने वाली सोसाइटियों में ये नंबर 1 थी पंजाब में भी। फिर हमारा जो स्टेट का बंटवारा वो 1960 फिर हम लोग हिमाचल में आ गए। तो ठाकुर बेदराम ने ये जो हाउसिंग कॉलोनी की जो स्कीम है ये ली और इसमें जो 78 क्वार्टर्स बने हुए हैं। उस वक्त 3 बड़े बड़े शेड, 2 बड़े बड़े शेड बने थे, वर्किंग शेड बने थे। और ये जो इसमें कारीगर यही काम करते थे, उनको रहने के लिए मकान था, मुलाजमों को रहने के लिए मकान थे। अच्छा, तो भाई मेरा एक और सवाल है। हाँ बोलो। ये पूरे भारत में बुटीकों के कितने शोरूम होंगे? बुटीकों के शोरूम ठाकुर बेदराम जी के रहते 6 शोरूम थे। अच्छा, जो उन्होंने तो हाँ, जब से मैंने टेक ओवर किया, जी। आप समझिए कि मैं 71 से लेकर के लगा हूँ और इसके आज मेरी लगभग 76 साल की उम्र होने वाली है। तो जो कुछ हमने सीखा इसके बीच में 35 शोरूम हमने निकाले। ओके। सारे हिमाचल में, यूपी में, उत्तराखंड में हमने 35 शोरूम निकाले। और उसके बाद जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी होती वो एग्जीबिशन होती है, टेक्सटाइल की होती है या हैंडलूम की होती है, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। ओके। और वर्ल्ड ओवर भी करते हैं हम। अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए इतने प्यारे और इतने डिफरेंट डिज़ाइंस आप कैसे तैयार करते हैं? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? पहले तो पहाड़। पुराने चलते हैं पहाड़ों से, जी। फूलों से, देवी देवताओं से, जो हमारा कल्चर है। हाँ जी। अब जो ये तो हमने रखा है, इनसे तो हम इंस्पिरेशन लेते हैं लेते अपने हैं। डिज़ाइन में। आज हम डिज़ाइनर हूँ, जैसे हमारे पत्थर के क्या रंग हैं, ओके। जैसे स्पीति के हमारे मिट्टी का क्या रंग है, चंबा का या कुल्लू का आपकी जो बड़ी बड़ी सेरियाँ होती है जिसमें कि मतलब कि बड़ी धान। अच्छी फसल होती है, धान होती है, होगा। कोई दूसरा है, सीढ़ी नुमा खेत है, उनमें जो ग्रीनरी आती है या जो हमारे पेड़ों की ग्रीनरी है, उस कलर को भी कॉपी करके हम जो उसकी जो डाइज हैं, उनके जो रंग हैं, वो जिन मिलों से हम धागा लेते हैं उनको हम कहते हैं कि इस रंग के हमारे तरह का चाहिए। शेड बना के दो। तो हमने इसमें आप कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे जा कर के इसमें काम किया है। ओके। इसी करके आज जो बुटीको है ये ना केवल हिमाचल प्रदेश है, हिंदुस्तान में आज बुनने का काम तो कम हो गया, अब तो सब मशीनों से काम मशीनों चलता से है, हो रहा है। कंप्यूटर से काम चल रहा है, बल्कि उसके भी आगे जा रहे हैं आज हम लोग। जी जी जी। तो हम लोग जो है जो ओल्ड क्राफ्ट है जी। ये दुनिया में नहीं मिलते, कम है। बिल्कुल। तो अब आप कह सकते हैं बुटीको जो है प्राइमरी कोऑपरेटिव में से हम एशिया में नंबर 1 है, पूरे एशिया में। पूरे एशिया में। बुनने के काम इसमें जिस किस्म का है, जहाँ जिसके इंडिविजुअल मेंबर है, जिसके कारीगर मेंबर है, जी जी। तो उन सोसाइटीज़ में ये वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी एशिया की है, ओके। वर्ल्ड की भी आप कह सकते हैं। हम अपने जो ग्राहकों की मांग अपने शोरूम के थ्रू भी पूरा कर रहे हैं। ओके। हम अपने ग्राहकों की मांग थ्रू इसके ऑनलाइन सेल भी कर रहे हैं। जी जी। हम अपनी सेल जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्लस हमने अपने क्राफ्ट को भी बहुत डेवलप किया है। ओके। आज जो हमारी बुटीकों की शॉल्स है, कोई ये नहीं कह सकते हाथ से बनी हो, इतनी सुंदर बनी, इतनी अच्छी बनी है। और वो भी फाइन से फाइन जो माइक्रोन है, जो वूल की जो बढ़िया से बढ़िया वूल है उसको यूज़ करते हैं। बढ़िया से बढ़िया जो पश्मीना हमारे लद्दाख का और दूसरी जगह उसको यूज़ करते हैं। बढ़िया से बढ़िया अंगोरा जो हमारे अपने यहाँ होते हैं, अंगोरा वूल, जी जी। उसकी पैदा कर रहे हैं। प्लस याक वूल भी थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं।
इसके अलावा और भी जो लोकल वूल है हमारी लोकल भेड़ों की, उसका भी हम सदुपयोग कर रहे हैं। श्री ठाकुर सत्य प्रकाश जी के बारे में उनके परिवार वालों से छोटी सी बातचीत। सर से मुलाकात तो नहीं हुई। मैं स्कूल में ही पढ़ती थी। ओके। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरे स्कूल में जो पीटीआई टीचर थे, जो जठानी से थे जी। तो अभी जैसे ठाकुर साहब बताते हैं, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे जैसे शादी वगैरह के लिए ओके। लड़की देख रहे थे, तो उन्होंने मेरा नाम शायद प्रपोज किया है। ओके। तो उसी तरीके से बात हुई। हमारी जो शादी है वो लव मैरिज नहीं है, अरेंज है। अरेंज्ड है। अरेंज है। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग डल लेक गए थे एक बार कश्मीर में। कश्मीर। ओके। तो क्या किश्ती में बैठे थे हम लोग, तो मैं सोया हुआ था। ओके। तो फिर मैं जैसे ही उठा हूँ तो 3-4 साल का था मैं, तो फिर किश्ती से उतार दिया मुझे। तो मेरे पास 5 पैसे थे उस टाइम। मैंने मेरे अपने पापा को बोला कि ये 5 पैसे की किश्ती दे दो मुझे। तो मुझे आज तक भी वो मेमोरी याद है कि वो बताते रहते हैं। कल परसों ही बात कर रहे थे कि वो तेरे वो 5 पैसे की वो बोट वाली बात बता रहे थे मेरे को। बस वही एक छोटी ऐसी जो मुझे अच्छा। याद है। ईमानदार है जी बहुत वो। एक तो अपने जिस काम के पीछे वो लग जाए तो उस काम मिशन से हटते नहीं है जी, तो उसको पूरा करके ही रहेंगे। उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो बहुत पावरफुल है। डैडी में क्वालिटी है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया मुझे कि मुझे ना तो बिजनेस में इंटरेस्ट है ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मेरे जो इंटरेस्ट को सोचकर मुझे ये सजेस्ट किया था कि मैं स्कूल ज्वाइन करूं, और आज मुझे शायद पढ़ाते पढ़ाते 14-15 ईयर्स हो गए हैं। नहीं, फेवरेट गेम का तो नहीं पता, लेकिन दादू पहले मेरे साथ इसी जगह पे बैडमिंटन खेलते थे। अच्छा। गर्मियों में दादी, मैं और दादू खेलते थे बैडमिंटन खेल। तो विनर कौन रहता था हमेशा? मैं। आप आपके दादू कभी आपको घुमाने लेके जाते थे बाहर? मैं लाइफ में जितनी घूमी हूँ, दादू दादी के साथ ज़्यादा घूमी हूँ और मम्मी पापा के साथ कम। ऑलमोस्ट सारा साउथ इंडिया मैंने कवर कर लिया है घूम के, और उसमें मैं बस मम्मी पापा के साथ एक बार गोवा गई हूँ, बाकी दादू दादी के साथ गई हूँ हर जगह। बहुत केयरिंग है जी। स्टिक तो है लेकिन साथ में केयरिंग बहुत है जी। हमारी छोटी से छोटी नीड्स के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं जी। उतना फ्रेंडली तो नहीं है पापा के साथ। नहीं, डैडी की पर्सनालिटी वही मैंने कहा ना कि थोड़ा सा रॉबीली पर्सनालिटी है, तो रौबदार। हम इतना खुल के ऐसे हंसी मजाक तो बहुत कम होता है। शायद पहले पॉलिटिक्स में रहे तो फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, बट अब जब टाइम स्पेंड करते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं सबके साथ खुलूँ और सब मेरे साथ खुल के बात करें फ्रीली। ओके। बट शायद हम लोग उतना खुल के फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फ्रेंडली, मजाक भी करते हैं, सब कुछ, चॉकलेट्स भी लाते हैं मुझे दादू। अच्छा। फिर बातें भी अच्छे से करते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट तो नहीं है वैसे। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ये अपनी एक किताब लिखें। इनकी जो ज़िंदगी है ये अपने आप में एक किताब है। बिल्कुल। तो ये अपने बचपन से लेके इन्होंने जो स्ट्रगल किया है, आज तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्रगल इन्होंने किया है उसका ये एक यदि किताब लिखे तो आने वाली जनरेशन के लिए वो एक मार्गदर्शक का काम भी करेगी। जी बिल्कुल। कि जिस असूलों पे उन्होंने अपनी लाइफ आज तक जी है वो उसी टाइप पे जिए। जिस तरह से वो बुढ़ी सोसाइटी का देख रहे हैं, हमारा अपने परिवार का देख रहे हैं, जिस तरह से बॉन्डिंग लाते हैं जी एक बुढ़ी को में अपने परिवार में, अपनी लाइफ उसी तरह से जिए और हमारे को भी ऐसे आशीर्वाद देते रहे आगे। 1 साल से जैसे उनकी काफ़ी हेल्थ इश्यूज रहे, जी। काफ़ी रिकवर किया, क्योंकि जो कंडीशन उनकी थी उससे वो रिकवर हो रहे हैं। वो शायद लाइफ को जीना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो लाइफ को जीने के लिए जो उनकी आशा है कि मैं जीऊँ, मैं अभी संभालूँ, अपनी फैमिली को संभालूँ, बुटीकों को संभालूँ, पॉलिटिक्स में एक्टिव रहूँ, तो वो ही उनके अंदर जो इच्छा है वो जागृत रहे, ताकि वो लंबे समय तक हमारे साथ रहें और हम पर अपना आशीर्वाद बना रहे। दादू को तो यही बोलना चाहूँगी कि वी ऑल लव यू और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव डन फॉर मी, और वी ऑल विश फॉर योर स्पीडी रिकवरी। अरे जल्दी आओ यार, लेट हो रहे हैं। ओ भाई लोग जल्दी आ जाओ। कहाँ जाना है भाई, इतनी जल्दी क्या है? अभी हम जाएंगे भुट्टी को शोरूम और वहां से मैं खरीदूंगा एक टोपी और शॉल शॉल? गर्लफ्रेंड के लिए। भाई आपकी तो गर्लफ्रेंड है ही। अरे मेरी नहीं, तुम्हारी तो है ना। एक्चुअली तुम्हारी तो है ही है, राइट? नहीं, तुम्हारी है? मेरी है। हाँ, इसकी तो है। आपकी? अरे मेरी नहीं है। मेरी नहीं है।
इसकी भी है, इसकी भी है, तो 2 शॉल लेंगे। चलो Yes, बुट्टी को। चलो